नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदू कानून में गोद लेने की क्या परंपरा है, और इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए राम नरेश यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि सीनियर अधिवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इस विषय पर आपसे तफसील से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे दर्शक अगर चाहते हैं हमसे जुड़ना, फ़ोन करना, तो आपके लिए नंबर्स हैं 0120612793 या फिर 0120612798 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। गोद लेने के लिए आज हम आपको कानून के बारे में बताएंगे, तफसील से जानकारी देंगे। राम नरेश यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो इस विषय से संबंधित जानकारी आपको देंगे। और इस विषय से संबंधित आपको जानकारी देंगे। राम नरेश यादव जी लगातार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, पहला और महत्वपूर्ण सवाल यही कि सर ये बताइए कि संक्षिप्त में कि गोद लेने का नया कानून क्या है सर? नेहा जी, जुलाई 2021 में संसद ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 पारित किया, जो दत्तक ग्रहण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया है। जी। इस संशोधन से पहले दत्तक ग्रहण आदेश सिविल न्यायालय द्वारा जारी किए जाते थे, जिससे मामलों में बहुत देरी हो जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए संशोधन में जो अमेंडमेंट हुई है, उसमें दत्तक ग्रहण आदेश जारी करने का अधिकार सिविल कोर्ट से हटाकर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, डीएम, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनको इसको सौंप दिया है। इस परिवर्तन का जो मूल उद्देश्य है वो है दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना, ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकताओं वाले बच्चे को शीघ्र ही दत्तक परिवारों में स्थानांतरित किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो संशोधन में अपील की व्यवस्था भी की गई है। यदि कोई व्यक्ति डीएम द्वारा जारी दत्तक ग्रहण आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वो आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर ही प्रभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है, और ऐसी अपीलों का निपटारा दाखिल करने की तारीख से 4 हफ्ता यानी कि विदिन 4 वीक्स की इसके भीतर इसका निर्णय की तारीख दी गई है। तो ये जो संशोधन है, इसमें सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की भूमिका को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे इसे एक वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इसे जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उसको दत्तक ग्रहण प्रक्रियाओं की निगरानी और विनियमन जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसमें अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने की शक्ति मिलती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जो भी मानक है, जो भी प्रक्रिया है, उनका अच्छे से पालन हो और दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के दौरान बच्चों के कल्याण की रक्षा हो सके। जी सर, ये बताइए कि क्या गोद लेने से जो जाति होती है वो भी बदल जाती है क्या? हाँ, बिल्कुल बदल जाती है। जब किसी बच्चे को एक परिवार गोद लेता है, तो जिस परिवार में बच्चा जाता है, उसकी जाति बच्चे की जाति बन जाती है। जी, ठीक है। गोद लेना सर शून्य या अवैध कब होता है, कब माना जाता है? गोद लेना अवैध जब होता है, जब उसमें सबसे पहले तो जो गोद लेने की प्रक्रिया है वो एक फ्रॉडुलेंट यानी कि एक फ्रॉड तरीके से वो प्रक्रिया हुई हो, पहला तो। जी सर, दत्तक पिता और दूसरा, दत्तक, हाँ, बताएं। हाँ, मैं जी मैं बता रहा हूँ इसमें। जब गोद लेते हैं बच्चे को, तो सबसे पहला तो होता है कि मतलब इलीगल प्रोसीजर। सवाल ये था शायद नेहा जी कि जो गोद लेते हैं उसमें गोद लेना शून्य या अवैध कब हो जाता है सर, यही सवाल था मेरा। जी हाँ, तो सबसे पहला तो होता है कि अगर धोखाधड़ी इलीगल प्रोसेस से अगर बच्चे को गोद लिया है, जैसे यदि गोद लेने की प्रक्रिया न्यायालय या CARA जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, उनकी जो गाइडलाइंस है उसके अनुरूप नहीं हुई है, पहली बात। दूसरा, अगर कोई दस्तावेज या सहमति धोखे से प्राप्त की गई हो। तीसरा, जब बच्चे का हित यानी कि जब गोद लेने वाले माता पिता है उसमें बच्चे के लिए उपयुक्त नहीं है।
तो इस जो अगर ये ग्राउंड है तो उससे जो गोद लेने की जो प्रक्रिया है उसको अवैध डिक्लेयर कर सकते हैं। सही बताइए कि दत्तक पिता और दत्तक पुत्री के बीच की न्यूनतम जो आयु है उसमें कितना अंतर होना चाहिए? अगर एक पुरुष किसी लड़की को यानी कि फीमेल चाइल्ड को जब गोद लेते हैं तो उसमें 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 21 ईयर्स की है। जी सर, गोद लेने के आदेश का विरोध कौन कर सकता है? जब हम किसी को गोद लेते हैं तो उसका विरोध करने, जैसे जो बच्चे के माता पिता हैं उनको लगता है कि ये एक फ्रॉडुलेंट तरीके से जो प्रक्रिया हुई है तो उसका विरोध कर सकते हैं। दूसरा जो उसके जो लीगल गार्जियन है वो भी उसका विरोध कर सकते हैं। ठीक है, आधार ये दोनों ही विरोध कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि ये गलत तरीके से एडॉप्शन की जो प्रक्रिया अगर हुई हो तो। ठीक है सर, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे क्योंकि ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड हम आपसे जानकारी आगे भी लेते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना पड़ रहा है, बहुत ही छोटे ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और राम नरेश यादव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गोद लेने पर आज हम बात कर रहे हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले आपने ये बताया था कि गोद लेने के आदेश का विरोध कौन कर सकता है। सर, ये किस पर विरोध हो सकता है, कौन कर सकता है और क्या आधार इसका हो सकता है, एक बार फिर से बताएं। जी नेहा जी, सबसे पहले तो इसका जो विरोध करते हैं वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि जो बच्चे के माता पिता हैं वो विरोध कर सकते हैं। दूसरा, जो उसके गार्जियन है या कोई रिलेटिव है बच्चे का, वो विरोध कर सकते हैं। और तीसरा होता है गवर्नमेंट एजेंसी। अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को लगता है कि बच्चे को गलत तरीके से गोद दिया गया हुआ है, उन्हें लगता है कि पूरे रूल्स या गाइडलाइंस फॉलो नहीं किया है, तो वो भी इसका विरोध कर सकते हैं। जी ठीक है। सर, ये बताइए कि गोद लेने को कैसे साबित किया जा सकता है? नेहा जी, गोद लेने को सबसे पहले तो जब हम बच्चे को गोद लेते हैं तो उसमें कुछ कानूनी दस्तावेज लगते हैं, जैसे तो एडॉप्शन ऑर्डर। दूसरा, जो बाल कल्याण समिति है यानी कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसकी द्वारा वो जारी किया जाता है एडॉप्शन ऑर्डर, या कोर्ट के द्वारा भी एडॉप्शन ऑर्डर जारी किया जा सकता है। दूसरी होती है एडॉप्शन डीड, यानी कि जो भी हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के तहत एडॉप्शन डीड है, वो जो कि आवश्यक एक डॉक्यूमेंट है, वो जरूरी होता है। फिर तीसरा है CARA सर्टिफिकेट, यानी कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के द्वारा जारी किया हुआ सर्टिफिकेट, जो कि सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी उसको जारी करता है। फिर होता है जुडिशियल अप्रूवल, यानी कि जब न्यायालय द्वारा गोद लेने की वैधता को जो प्रमाणित किया जाता है। तो ये सब जो लीगल डॉक्यूमेंट है, अगर ये साबित नहीं हो पाए कि ये सब जो प्रक्रिया फुलफिल की है या नहीं की है गोद लेते वक्त, तो उस गोद को, जो गोद लेने प्रक्रिया को लीगली उसको प्रूवन नहीं माना जाता। जी सर, ये भी बताइए कि भारत में एक जोड़ा मतलब एक कपल कितने बच्चे गोद ले सकता है और कितनी बार ले सकता है? नेहा जी, भारत में जो दत्तक ग्रहण करने की जो अधिकतम जो संख्या है वो अलग अलग कानून पर निर्भर करती है। सबसे पहले बात करते हैं हम हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 की। उसके अनुसार यदि एक दंपत्ति के पहले से एक पुत्र है तो वो दूसरा पुत्र गोद नहीं ले सकते। यदि एक दंपत्ति के पहले एक पुत्री है, यानी पहले डॉटर है, तो दूसरी पुत्री को गोद नहीं ले सकते। फिर है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। इस अधिनियम में बच्चों की अधिकतम संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर आता है सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, यानी कि CARA की गाइडलाइन।
TARA के जो गाइडलाइंस है इसमें भी किसी भी संख्या पर सीधा प्रतिबंध नहीं लगता है, लेकिन माता पिता की जो आर्थिक और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखा जाता है इसके तहत। तो कुल मिला के हम कहें कि अगर जो हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट के तहत हम जाएंगे, तो अगर पहले से एक पुत्र मौजूद है तो एक पुत्री को गोद ले सकते हैं, और अगर पहले से एक पुत्री मौजूद है तो हम एक पुत्र को गोद ले सकते हैं, या बिल्कुल भी यानी कोई बच्चा नहीं है, चाइल्डलेस है कपल, तो वो 2 बच्चों को गोद ले सकते हैं, यानी कि एक लड़के को और एक लड़की को। जी सर, ये बताइए क्या बच्चे को गोद लेना रद्द किया जा सकता है, कैंसिल हो सकता है ये? आमतौर पर जब एक बार जो प्रक्रिया होती है गोद लेने की, जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती है जिसके तहत उसको रद्द किया जाता है। जैसे हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956, इसके तहत यदि दत्तक ग्रहण में यानी जो एडॉप्शन प्रोसीजर है उसमें कोई धोखाधड़ी हुई हो या किसी अनुचित प्रभाव से या जबरदस्ती उसके अंदर पाई जाती है, तो इसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है, उसमें अगर ये पाया जाता है कि गोद लेने वाले माता पिता बच्चे के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं या उनकी देखभाल करने में वो समर्थ नहीं है, तो सरकार उसे रद्द कर सकती है। तीसरा, कोर्ट भी उसको रद्द कर सकती है यदि बच्चा या कोई अन्य प्रभावित पक्ष ये साबित कर सके कि गोद लेने की प्रक्रिया में गंभीर इरेगुलरिटीज हैं, तो न्यायालय गोद लेने को अमान्य कर सकता है। जी बिल्कुल। सर, गोद लेने की प्रक्रिया के 5 चरण क्या है, विस्तार से बताएं। जी नेहा जी, सबसे जो पहला चरण है गोद लेने की प्रक्रिया का, वो है कि पहले तो ये उसके अंदर देखता है, रजिस्टर करना पड़ता है बच्चे का कि जो जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है क्या वो रजिस्टर्ड है। सबसे पहला तो उसके अंदर है कि क्या वो बच्चा जिसको गोद लिया जा रहा है, तो वो एक गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट दी गई है, क्या उस वेबसाइट के अंदर उस बच्चे का नाम रजिस्टर्ड है, पहला। दूसरा, वो देखते हैं कि जो माता पिता हैं जो गोद लेने वाले, क्या वो उन्होंने एक फॉर्म फिल करना होता है, तो वो क्या फॉर्म फिल किया हुआ है या उसमें नहीं किया ये फॉर्म फिल। जी, तो तीसरा होता है बच्चे का मिलान, यानी कि चाइल्ड मैचिंग। तो बच्चे को होम स्टडी रिपोर्ट, यानी कि जो मैंने अभी बताया आपको, रजिस्ट्रेशन के बाद एक होम स्टडी रिपोर्ट, यानी कि जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं उनके निवास पर एजेंसीज जाती हैं और वो स्टडी करती हैं कि जिस बच्चे को जिस घर में गोद दिया जा रहा है, तो उस परिवार की जो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति है उसका मूल्यांकन करते हैं उस होम स्टडी रिपोर्ट में, और ये ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि बच्चे की देखभाल के लिए वो घर उपयुक्त है। तो उस होम स्टडी रिपोर्ट के आधार पर बच्चे की सूची से, यानी कि जो जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनकी प्राथमिकता और उनकी पात्रता के आधार पर एक उपयुक्त बच्चे का चयन करते हैं कि ये बच्चा उपयुक्त रहेगा उस घर के लिए। तो इस चरण में बच्चे की जो चिकित्सा है और सामाजिक जानकारी जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनके साथ साझा की जाती है। फिर चौथा चरण होता है प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर, यानी कि पूर्व गोद लेने की फोस्टर केयर, जो बच्चों के मिलान के पश्चात प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स को बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर दिया जाता है, ताकि दोनों पक्ष ये संतुष्ट होते हैं। तो पूर्व जो गोद लेने के लिए फोस्टर केयर समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, जिससे प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर की अस्थायी देखभाल कर सकें। फिर जो अंतिम चरण है वो लीगल प्रोसीजर है, यानी कि जो रिकॉग्नाइज अडॉप्टिव एजेंसी है, जैसे जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष वो रिकॉग्नाइज अडॉप्टिव एजेंसी दत्तक ग्रहण की स्वीकृति के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा सभी दस्तावेज और जितनी भी प्रक्रिया है उसकी समीक्षा करने के बाद दत्तक ग्रहण का जो एक आधिकारिक, यानी कि एक ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया जाता है, जिससे बच्चे और उनके जो प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं
उनके बीच एक कानूनी संबंध स्थापित हो सके। तो ये जो प्रक्रिया है सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा संचालित होती है, जो दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने के लिए ये बनाई गई है। ठीक है सर, हिंदू कानून के तहत वैध गोद लेने की दरअसल शर्तें क्या होती है, उन शर्तों के बारे में भी बताएं। नया जी, जो भारत में हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 है, इसके तहत कोई भी जो दत्तक ग्रहण करता है यानी अडॉप्ट करता है बच्चे को, तो उसको कानूनी रूप से वैध माना जाने के लिए कुछ जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो कैपेसिटी टू अडॉप्ट, यानी कि कोई भी हिंदू पुरुष जो विवाहित है और सक्षम है, सक्षम मतलब कि मानसिक रूप से स्वस्थ और वो बालिग है, तो वह अपनी पत्नी की सहमति से दत्तक ग्रहण कर सकता है, यानी कि बच्चे को अडॉप्ट कर सकता है। और महिला के केस में केवल विधवा या डिवोर्स या पति द्वारा पूरी तरह जो परित्यक्त, यानी कि वो सेपरेट हो रही है हस्बैंड से, उनके साथ नहीं रहती, तो ऐसी महिला खुद भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। लेकिन कोई भी विवाहित महिला अपने पति के जीवित रहते हुए उनकी बिना अनुमति के किसी बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकती। दूसरा होता है कि दत्तक ग्रहण करने का जो अधिकार, यानी कि जो केवल बच्चे के जो माता पिता, यानी कि जो उनके अगर जीवित है माता पिता या उनके अभिभावक यानी कि गार्जियन, जो बच्चे को दत्तक देने का अधिकार रखते हैं, तो यदि पिता जीवित है तो वो माँ की सहमति के बिना दत्तक नहीं दे सकता जब तक कि माँ मानसिक रूप से असक्षम हो या परिवार को त्याग करके चली गई हो। यदि माता जीवित है और पिता का देहांत हो गया तो केवल माता ही बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकती है। तो जो अनाथ और जो परित्यक्त बच्चे होते हैं, तो उनके जो कानूनी अभिभावक गार्जियन है वो न्यायालय की अनुमति से दत्तक दे सकते हैं। अब सवाल उठता है कि उनकी दत्तक ग्रहण करने और जो किए जाने वाले व्यक्ति की क्या योग्यताएं हैं, यानी वो क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहली एलिजिबिलिटी तो है दत्तक के समय बच्चा हिंदू होना चाहिए, यानी कि हिंदू बच्चा ही एडॉप्शन में जा सकता है। बच्चे की उम्र 15 वर्ष से कम, यानी कि 15 साल से छोटा बच्चा होना चाहिए, जब तक कि दत्तक ग्रहण का रिवाज अलग ना हो, यानी कोई कस्टम यानी कस्टमरी कोई ऐसी परंपरा है जो बड़े बच्चे को भी दत्तक में यानी एडॉप्ट हो सके, तो उस केस में को छोड़ के तो बच्चे की उम्र 15 से कम ही होनी चाहिए। यदि पहले से दत्तक ग्रहण करने वाले माता पिता की संतान पुत्र या पुत्री है तो वो उस लिंग के, यानी कि अगर माता पिता के पास एक बेटी है तो वो बेटी को गोद नहीं ले सकते, और यदि माता पिता के पास एक बेटा है तो वो बेटी को गोद ले सकते हैं, बेटे को नहीं जी। फिर है उसका क्या पर्पस, यानी कि दत्तक ग्रहण का क्या उद्देश्य है, क्या उसके फॉर्मेलिटीज है। अब जब दत्तक ग्रहण का उद्देश्य है परिवार के वंश परंपरा को आगे बढ़ाना और बच्चे के जो कानूनी माता पिता है उनको अधिकार प्रदान करना, तो जब दत्तक ग्रहण के समय बच्चे को वास्तव में दत्तक माता पिता को सौंपना आवश्यक है, और दत्तक ग्रहण के बाद बच्चा पूरी तरह से दत्तक माता पिता का उत्तराधिकारी बन जाता है और जो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स है उनके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। जी सर, ये बताइए अवयस्क के अभिभावक बच्चे को गोद कब ले सकते हैं? अभिभावक बच्चे को गोद जब ले सकते हैं जब उनकी सबसे पहले तो कब दे सकते हैं नया जी, सवाल यही है ना? कब दे सकते हैं जी। हाँ, तो सबसे पहले जब अभिभावक को लगता है कि जो यानी कि गार्जियन अभिभावक यानी कि उनकी गार्जियन की एलिजिबिलिटी हो और कोर्ट की परमिशन हो, यानी कि जब अभिभावक को बच्चे का कानूनी संरक्षक के रूप में हो जिसे न्यायालय ने उनको नियुक्त किया गया हो। और अभिभावक को बच्चे को गोद देने से पहले यानी दत्तक देने से पहले संबंधित न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक है, यानी कि जो भी गार्जियन है उनको न्यायालय से ये जरूरी है कि न्यायालय की उनके पास परमिशन हो गोद देने की, और न्यायालय ये सुनिश्चित करता है कि जो दत्तक ग्रहण बच्चे हैं उनका सर्वोत्तम हित है अगर और उनकी भलाई है अगर वो दूसरी जगह गोद जाते हैं। तो कुछ कंडीशन है
इसको गोद देने की जो मैंने बताया था कि हाँ, दत्तक आपने ग्रहण बताया करने थे वाले 5 माता चरण। पिता। बहरहाल बहुत हाँ शुक्रिया जी। आपका राम नरेश यादव जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।